गांव के किनारे एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ था। गर्मी इतनी भयानक थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। घर में न पंखा था न कोई ठंडक का साधन। पूरा परिवार इस गर्मी से परेशान था। सुनो जी, ये गर्मी तो जान ले लेगी। क्या करूं? मेहनत तो कर रहा हूं रोज। बाबा, रात को नींद ही नहीं आती। कम से कम एक पंखा तो ले आते जी। पैसे होते तो जरूर लाता। हम कब ठंडी हवा महसूस करेंगे? बस बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। कुम्हार सुबह सुबह काम पर निकल जाता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता था, लेकिन कमाई बहुत कम होती थी। गर्मी में काम करना और भी कठिन था। उसका शरीर थक चुका था। आज ज्यादा बर्तन बनाने होंगे। अपना भी ख्याल रखा करो। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? मैं भी मदद करूंगा बाबा। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। ये गर्मी तो सबको तोड़ रही है। हाँ, लेकिन हार नहीं मानेंगे। दोपहर की धूप आग जैसी थी। कुम्हार के हाथ जल रहे थे। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका मन कई बार हार मानने को होता, लेकिन परिवार की याद उसे आगे बढ़ाती। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? इतनी गर्मी में काम करना मुश्किल है। पर मजबूरी है भाई। कुछ नया सोचो, कुछ अलग करो। दिमाग भी तो साथ दे तब ना। हिम्मत मत हारो। कोशिश करूंगा। घर में तनाव बढ़ने लगा था। पत्नी चिंता में रहती थी, बच्चे भी परेशान थे। हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। गर्मी ने सबको कमजोर कर दिया था। ये जिंदगी कब बदलेगी? एक दिन जरूर बदलेगी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या करे बेटा? काश कुछ उपाय मिल जाए। भगवान ही मदद कर सकते हैं। शायद कोई रास्ता जरूर होगा। एक दिन शाम को अचानक कुछ बदल गया। गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। वह धीरे धीरे कुम्हार के घर पहुंचे। सबको लगा जैसे कोई उम्मीद आई हो। बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। बाबा, हालात ही ऐसे हैं। घर में बहुत मुश्किल है। घबराओ मत, समाधान मिलेगा। कैसे बाबा? प्रकृति में हर समस्या का हल है। मुझे सिखाइए बाबा। साधु बाबा ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को ध्यान से देखा। कुम्हार की मेहनत उन्हें साफ दिख रही थी। बाबा कुछ सोच में डूब गए। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारे हाथों में हुनर है बेटा। पर इससे पेट ही मुश्किल से भरता है बाबा। हुनर सही दिशा में लगे तो चमत्कार होता है। हमारी मदद कैसे होगी जी? एक खास मिट्टी होती है जो ठंडी रहती है। सच में बाबा? हाँ, उसी से तुम्हारी किस्मत बदलेगी। कुम्हार ध्यान से बाबा की बात सुन रहा था। उसके मन में उम्मीद की किरण जागी। बाबा ने उसे पास के जंगल का रास्ता बताया। वह मिट्टी बहुत खास थी। उसे पहचानना भी आसान नहीं था। जंगल के पास एक नदी के किनारे जाओ। वहाँ क्या मिलेगा बाबा? वहाँ की मिट्टी ठंडी और नम रहती है।
क्या उससे कुछ खास बन सकता है? अगर समझदारी से इस्तेमाल करो तो हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगा। यही तुम्हारा रास्ता है बेटा। अगले दिन सुबह कुम्हार जंगल की ओर निकल पड़ा। धूप पहले से ही तेज थी। वह बाबा की बात को याद करता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद वह नदी तक पहुंचा। शायद यही वो जगह है। मिट्टी सच में ठंडी लग रही है। बाबा सही कह रहे थे। अब मुझे कुछ नया बनाना होगा, पर क्या बनाऊं, सोचना पड़ेगा। यही मौका है। वहां की मिट्टी सच में अलग लग रही थी। कुम्हार मिट्टी लेकर घर लौट आया। उसने उसे ध्यान से अलग रखा। पूरा परिवार उत्सुक था। सबकी नजरें उसी पर थीं। उम्मीद का माहौल बन गया था। क्या यही वो मिट्टी है? हाँ, बाबा ने यही बताई थी। अब इससे क्या बनाओगे? कुछ ऐसा जो ठंडक दे। क्या सच में मुमकिन है? कोशिश करेंगे। मैं भी मदद करूंगा बाबा। कुम्हार ने मिट्टी को गूंथना शुरू किया। वह बार बार अलग अलग आकार बनाने लगा। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। गर्मी से राहत पाने का तरीका खोज रहा था। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। अगर इसमें हवा जाने का रास्ता हो तो शायद ठंडक मिल सकती है। हाँ, कुछ छेद करने होंगे। जैसे खिड़की होती है। बिल्कुल वैसा ही। ये अच्छा विचार है। चलो इसे बनाते हैं। कुम्हार ने पहला नमूना तैयार किया। वह एक अजीब सा मिट्टी का ढांचा था। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। सबको थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। ये क्या बना दिया जी? मुझे भी नहीं पता अभी। क्या ये काम करेगा? पता तो लगाना पड़ेगा। कोशिश करने में क्या जाता है। सही कहा तुमने। चलो इसे आजमाते हैं। कुम्हार ने उस ढांचे में पानी डाला। उसे घर के दरवाजे पर रख दिया। गर्म हवा उस पर से गुजर रही थी। कुछ देर बाद हल्की ठंडक महसूस हुई। सब हैरान रह गए। माँ, हवा ठंडी लग रही है। सच में, ये कैसे हुआ? शायद ये काम कर रहा है। वाह बाबा। ये तो कमाल है जी। हमें इसे और बेहतर बनाना होगा। अब कुम्हार का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह दिन रात नए डिजाइन बनाने लगा। हर बार कुछ नया सुधार करता। परिवार भी उसका साथ दे रहा था। गर्मी अब थोड़ी कम लगने लगी थी। इस बार और बड़ा बनाते हैं। और पानी ज्यादा डालेंगे। और छेद भी ज्यादा करेंगे। बिल्कुल सही। हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। हम जरूर सफल होंगे। ये हमारा नया रास्ता है। कुम्हार ने दूसरा मॉडल पहले से बेहतर बनाया। इस बार उसका आकार बड़ा और मजबूत था। उसने पानी के लिए अलग जगह बनाई। हवा के रास्ते भी सही से बनाए। अब यह पहले से ज्यादा असरदार लग रहा था। देखो, इस बार ये और अच्छा है। हाँ, ये पहले से मजबूत लग रहा है। क्या ये ज्यादा ठंडी हवा देगा? मुझे उम्मीद है बेटा। चलो इसे फिर से आजमाते हैं। इस बार जरूर फर्क पड़ेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। कुम्हार ने नए मॉडल में पानी भरा। उसे दरवाजे के पास रखा गया। धीरे धीरे हवा उसमें से गुजरने लगी।
इस बार ठंडक पहले से ज्यादा थी। पूरा परिवार खुश हो गया। वाह, ये तो सच में ठंडा है। अब तो घर में राहत मिल रही है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हम इसे और लोगों को भी दिखाएंगे। हाँ, ये सबके काम आएगा। भगवान का शुक्र है। अब कुम्हार ने इसे और बेहतर बनाने की ठानी। वह रोज नए नए प्रयोग करता। गांव के लोग भी ध्यान देने लगे। सबको ये नई चीज अजीब लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे। ये क्या बना रहे हो? ये मिट्टी का कूलर है। क्या ये सच में ठंडक देता है? आकर खुद महसूस करो। अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। हमें भी एक चाहिए। मैं बना दूंगा। कुम्हार को पहला ऑर्डर मिल गया। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने पूरे मन से काम शुरू किया। परिवार भी उसकी मदद कर रहा था। घर में खुशी का माहौल था। ये हमारा पहला ऑर्डर है। हमें इसे और बेहतर बनाना होगा। मैं भी काम करूंगा। हम सब मिलकर करेंगे। ये हमारी नई शुरुआत है। अब पीछे नहीं हटेंगे। हम जरूर सफल होंगे। कुम्हार ने पहला कूलर तैयार किया। वह देखने में सुंदर और मजबूत था। उसने उसे ग्राहक को दिया। ग्राहक बहुत खुश हुआ। उसकी तारीफ पूरे गांव में फैल गई। ये तो कमाल का है। धन्यवाद। मुझे इससे बहुत राहत मिली। यही मेरी मेहनत का फल है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। अब कुम्हार के पास कई ऑर्डर आने लगे। वह दिन रात काम करने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव में उसकी पहचान बढ़ गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। अब तो काम बढ़ गया है। हाँ, लेकिन खुशी भी है। हम अब अमीर बनेंगे। धीरे धीरे बेटा। सब मेहनत का फल है जी। हमें ईमानदारी से काम करना है। हम जरूर आगे बढ़ेंगे। कुम्हार ने बाजार में अपनी दुकान लगाई। उसके कूलर बहुत तेजी से बिकने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर की हालत सुधरने लगी। मुझे एक कूलर चाहिए। मुझे भी। सबको मिलेगा। धैर्य रखो। देखो कितनी भीड़ है। हमारी दुकान चल पड़ी। ये सब भगवान की कृपा है। और तुम्हारी मेहनत भी। अब कुम्हार ने और लोगों को काम पर रखा। उसका छोटा सा काम बड़ा बनने लगा। गांव के बेरोजगार लोगों को काम मिला। सब उसकी तारीफ करने लगे। वह सबकी मदद करने लगा। तुम सब मेरे साथ काम करो। ये सबका साथ है। ईमानदारी जरूरी है। कुछ ही समय में कुम्हार अमीर बन गया। उसका घर अब पक्का बन गया था। गर्मी अब उसे परेशान नहीं करती थी, लेकिन वह अपने पुराने दिन नहीं भूला। वह हमेशा विनम्र रहा। अब हमारी जिंदगी बदल गई है। हाँ, लेकिन संघर्ष याद है। अब हमें गर्मी नहीं लगती। ये मेहनत का फल है। तुमने कमाल कर दिया। सब भगवान और बाबा की कृपा है। हम और आगे बढ़ेंगे। कुम्हार की सफलता अब दूर दूर तक फैल गई। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। उसके कूलर की मांग लगातार बढ़ रही थी। वह अब एक पहचान बन चुका था, लेकिन वह अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ था।
हम दूसरे गांव से आए हैं। आपका स्वागत है। आपके कूलर की बहुत तारीफ सुनी है। आप खुद देख सकते हैं। हमें भी कुछ कूलर चाहिए। जरूर मिलेंगे। आपने कमाल कर दिया। एक दिन वही साधु बाबा फिर से आए। कुम्हार उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनके पैर छुए। बाबा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें कुम्हार पर गर्व था। बाबा, आपकी वजह से सब हुआ। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। आपने हमें रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना मेरा काम था। आप हमारे गुरु हैं। तुमने उसे सही दिशा दी। बाबा ने कुम्हार के काम को ध्यान से देखा। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कुम्हार की आंखों में खुशी थी। पूरा परिवार भावुक हो गया। तुमने असंभव को संभव कर दिया। ये सब आपकी सीख है। तुमने हार नहीं मानी। यही असली ताकत है। हमने बस कोशिश की। आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम हमेशा आगे बढ़ो। कुम्हार अब दूसरों को भी सिखाने लगा। वह अपने ज्ञान को बांटने लगा। गांव के लोग उससे प्रेरित हुए। सबने कुछ नया करने की ठानी। पूरा गांव बदलने लगा। हमें भी सिखाओ। मैं जरूर सिखाऊंगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बस ईमानदारी जरूरी है। हम मेहनत करेंगे। हम सीखना चाहते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए। अब गांव में कई लोग कूलर बनाने लगे। रोजगार बढ़ गया था। गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव खुशहाल बनने लगा। हर घर में मुस्कान थी। अब हमें काम मिल गया। हमारी हालत सुधर रही है। मिलकर काम करना जरूरी है। हर घर में मुस्कान थी। कुम्हार ने अपने काम को और बढ़ाया। उसने नए नए डिजाइन बनाए। उसकी पहचान शहर तक पहुंच गई। अब बड़े व्यापारी भी उससे जुड़ने लगे। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी। आपके कूलर की मांग बहुत है। हम और बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा मौका है। हमें समझदारी से आगे बढ़ना है। हम साथ मिलकर काम करेंगे। उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। कुम्हार ने अपनी फैक्ट्री शुरू की। अब काम बड़े स्तर पर होने लगा। कई लोगों को रोजगार मिला। उसकी कमाई भी बढ़ती गई। वह एक सफल व्यापारी बन गया। ये हमारी नई फैक्ट्री है। ये सबका साथ है। अभी और आगे जाना है। अब कुम्हार समाज की मदद करने लगा। उसने गरीबों की सहायता की। गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था करवाई। लोग उसे सम्मान देने लगे। वह सबका प्रिय बन गया। हम खुश हैं। आपने हमारी मदद की। ये मेरा कर्तव्य है। हमें समाज के लिए भी सोचना चाहिए। हमने आपकी कहानी सुनी है। आपने हमें प्रेरित किया। हम कोशिश करेंगे। आपकी सफलता अद्भुत है। आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारा गांव अब बदल गया है। संघर्ष ने मुझे सिखाया है। मैं कोशिश करूंगा। कुम्हार ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा सरल बना रहा। वह अपने पुराने दिनों को याद करता था। उसने संघर्ष को कभी नहीं भुलाया। यही उसकी असली ताकत थी। एक दिन कुम्हार ने पुराने घर को देखा। उसे अपने संघर्ष याद आए। उसकी आंखें नम हो गईं। वह भावुक हो गया, लेकिन उसे गर्व भी था। कुम्हार ने अपने अनुभवों को लिखा। वह चाहता था कि लोग उससे सीखें। उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंची। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह एक मार्गदर्शक बन गया। इस तरह एक गरीब कुम्हार की जिंदगी बदल गई। उसने मेहनत और समझदारी से सफलता पाई। उसने हार नहीं मानी और नया रास्ता खोजा। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बनी। यह सिखाती है
कि हालात बदल सकते हैं। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि बरगद के उन 3 पेड़ों के नीचे धरती की नम मिट्टी को महकने का समय मिल जाता था। इस गांव का नाम था रैना खेड़ा। यहाँ के लोग आलू, गन्ना और कभी कभी झगड़े उगाते थे। गांव के बीचों बीच वो 3 बरगद के पेड़ थे जिनकी छांव में सदियों के सपने और साजिशें दोनों पनपी थीं। नीचे एक पुराना चबूतरा था जहां पंचायतें होती थीं, प्रेमी मिलते थे और चुगलखोरों की सेना डेरा जमाती थी। रघुवीर, जिसे सब रघु कहते थे, उसी चबूतरे के किनारे बैठा मिट्टी गूंद रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी में ऐसे डूबी थीं जैसे कोई कवि शब्दों में डूबता है। रघु ने कभी कोई शब्द नहीं बोला था, जन्म से मूक बधिर, पर उसकी आंखें बोलती थीं, उसके हाथ बोलते थे और उसके बनाए मिट्टी के बर्तन ऐसे बोलते थे मानो हर घड़े में कोई कहानी कैद हो। भोलू, उसका इकलौता साथी, साइकिल हैंडल पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, पर आंखों में आज एक अलग बेचैनी थी। वो रघु के सामने बैठ गया और हाथों से इशारा किया। रघु, आज बाजार में तेरे हाथ के घड़े नहीं बिके। सरपंच के आदमियों ने सब मोल भाव बिगाड़ दिया। कहते हैं अब केवल उसके भाई के बर्तन ही बिकेंगे। किया रघु ने मिट्टी गूंदना रोक दिया। उसने ऊपर देखा। तीनों बरगद अपनी जटाओं को हिला रहे थे मानो कुछ कहना चाह रहे हों। उसकी बुआ शांति देवी अब तक यहाँ आ चुकी थी। बुआ की उम्र करीब 60 साल थी, पर उनके शरीर में एक ताकत थी जो किसी जवान से कम नहीं थी। वो बोझ उठाने और मिट्टी ढोने के साथ साथ रघु की हर चुप्पी समझती थी। भोलू, सरपंच के भाई के बर्तन तो रंगे पुते हैं, पर उनमें एक दम नहीं। रघु का हाथ जादू है। बस अब थोड़ा और सब्र रख। तू बता, वो तेरे घरवाली गीता से क्या बोल रही है? बुआ, वही कि अब रघु का साथ छोड़ दूं। कहती है मूक बधिर संग बैठेगा तो तरक्की नहीं होगी। पर रघु मेरा भाई है। बुआ, जब हम 10 साल के थे, नहर में मैं डूब रहा था तो इस चुपके ने मेरा हाथ पकड़ा था। अपना मुंह खोलकर नहीं चिल्लाया, पर उसकी आंखों की आवाज ने मुझे बचा लिया था। रघु ने यह सब नहीं सुना था, पर उसने देख लिया था। भोलू के होठों की हरकतें, बुआ के माथे की बलियां और गीता की आकृति जो दूर से अपनी बाहें हिला रही थी मानो बुला रही हो। रघु ने भोलू की ओर देखा और अपनी दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखकर प्यार का इशारा किया। फिर उसने मिट्टी का एक लंबा टुकड़ा लेकर एक घड़े का ढांचा बनाना शुरू कर दिया। वो घड़ा सीधा नहीं था, बल्कि उसके गले में 3 बरगद के पेड़ों की आकृति उकेर रहा था। अपने हाथों से वो बता रहा था कि ये घड़ा सरपंच को नहीं, बल्कि गांव के मंदिर के लिए है। शाम ढल रही थी। गीता अब सीधे चबूतरे पर आ खड़ी हुई। उसके हाथ में लोहे का एक करछुल था जिसे वो हमेशा गुस्से में पकड़ती थी। उसने भोलू को घूरा और रघु को अनदेखा करते हुए कहा, भोलू, तू समझता नहीं है या जानबूझकर समझना नहीं चाहता? तेरा ये भाई तो चूल्हे चौके का भी नहीं है। सरपंच ने तुझसे कहा था ना कि रघु को अकेला छोड़ दे, तो हमें सिंचाई के लिए पहले पानी मिलेगा। अब तू ही बता, तेरी दोस्ती महंगी या हमारे खेत? गीता, चुप कर। मैं रघु को नहीं छोड़ूंगा। वो बोल नहीं सकता, पर उसकी मिट्टी बोलती है। तू बस अपना करछुल रख दे। अच्छा, तो फिर सुन ले, आज से तू इस घर में रोटी नहीं खाएगा जब तक इस गूंगे बहरे से नाता नहीं तोड़ता। गूंगा बहरा शब्द सुनते ही रघु के हाथ रुक गए। उसने मिट्टी के घड़े पर दबाव डाला और उसकी बरगद की आकृति का एक हिस्सा टूट गया। रघु ने टूटे हुए टुकड़े को देखा, फिर उसने भोलू की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गिला नहीं था, बस एक गहरी समझ थी।
रघु ने हाथों से कहा, जा भोलू, मैं अकेला ठीक हूं, मेरे लिए झगड़ा मत कर। तू अपने घर जा, मेरे पास मिट्टी है, बुआ है और ये 3 बरगद हैं, बस। भोलू की आंखें नम हो गईं। वो गीता को घूरता रहा। फिर उसने रघु का हाथ छुआ और अपनी हथेली पर 3 बार ठपठपाया, उनका पुराना इशारा, जिसका मतलब था मैं तेरे साथ हूं। लेकिन गीता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। दोनों चले गए। चबूतरे पर बस रघु, बुआ और वो 3 बरगद रह गए। रात हो गई। बुआ ने मिट्टी का दिया जलाया। उसकी लौ पर एक पतंगा झुलस गया। रघु, हालांकि वो अब बच्चा नहीं था, पर बुआ के लिए वो हमेशा वही मासूम बच्चा था जिसने पहली बार अपने माँ बाप को खोया था। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे हाथों में भगवान बसता है। ये सरपंच और उसकी साजिशें, इनका घड़ा भी एक दिन फूटेगा। तू बस अपनी मिट्टी गूंथता रह। रघु ने बुआ की ओर देखा। उसने अपना सिर बुआ के कंधे पर रख दिया। बाहर हवा चली और बरगद के पत्ते सरसराए, मानो तीनों पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे हों। उधर सरपंच मथुरा सिंह अपने कोठे पर बैठा ताश खेल रहा था। उसके हाथ में इक्का था। उसने अपने साथ बैठे मुंशी से कहा, वो कुम्हार का लड़का रघु, उसकी जमीन का टुकड़ा जो नहर के किनारे है, वो हमें चाहिए। अब उसका कोई साथी नहीं बचा। भोलू को तो हमने निकलवा ही दिया। अब बारी है बुआ की। कल से उस बुढ़िया को भी गांव से बदनाम कर देंगे। कोई ऐसा झूठ बुनो कि सबको लगे बुआ ने ही रघु की जमीन हड़पनी। जी सरपंच जी, पर वो बुआ बहुत समझदार है। समझदार? सबको लालच में उलझाया जा सकता है मुंशी जी, बस दिखाना सही ढंग से चाहिए। उस रात गांव में 2 आग जल रही थी। एक रघु के चूल्हे की, जहां बुआ उसके लिए रोटी सेक रही थी, और दूसरी सरपंच के कोठे की, जहां लालच की ज्वाला ने अपना ताप बढ़ा लिया था। रघु सो नहीं रहा था। वो चबूतरे पर जाकर बैठ गया और तीनों बरगदों को देखने लगा। उसने अपनी उंगलियों से हवा में एक घड़ा बनाया, फिर उसे तोड़ दिया। ये उसका अपना तरीका था, बनाना और मिटाना, फिर से बनाना, क्योंकि उसे पता था सच्ची कला और सच्चा दोस्त कभी मिटता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मिट्टी में समा जाता है। अगले दिन सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। सरपंच के आदमियों ने रघु के बुआ शांति देवी के खिलाफ अफवाह उड़ा दी। बुआ ने रघु की जमीन गिरवी रख दी है। बुआ ने रघु के नाम का झूठा कागज बनवा लिया है। गांव की औरतें चौपाल पर इकट्ठा हो गईं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। कोई सच नहीं जानता था, पर हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा था। बुआ उस समय रघु के घर के आंगन में बैठी आलू छील रही थी। उसने देखा पड़ोस की बिंदिया दीवार फांद कर आई और डरती डरती बोली, शांति बुआ, आपको पता है सरपंच के लोग कह रहे हैं कि आपने रघु की जमीन का कागज गायब कर दिया। मैं तो आपको समझाती हूँ, सावधान रहिए। बिंदिया, जिस मिट्टी से रघु बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी में एक दिन सरपंच की हड्डियां भी मिल जाएंगी। झूठ बोलने वालों के पैर उखड़ जाते हैं। तू जा, अपना काम कर। बिंदिया चली गई। बुआ ने आलू का छिलका एक तरफ रखा और रघु को देखा। रघु चबूतरे पर खड़ा अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी काट रहा था। लकड़ी नहीं, बल्कि ठोस मिट्टी के ढेले। उसने सुना नहीं था, पर देखा था बिंदिया के चेहरे की घबराहट, बुआ की आंखों की शांत चिंगारी। उसने कुल्हाड़ी रखी, अपने हाथों को मिट्टी में धोया, फिर बुआ के पास गया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। ये उसका तरीका था कहने का, मुझे तुम पर भरोसा है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी जमीन नहीं बेचूंगी। वो जमीन तेरे बाप की कमाई है। पर अब लगता है हमें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी। भोलू को वापस बुलाना पड़ेगा। भोलू की ओर देखें तो वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। गीता ने अंदर से कुंडी लगा दी थी। वो रोटी नहीं खा सकता था, पानी नहीं पी सकता था। उसकी 7 साल की बेटी मुन्नी बाहर आई तो भोलू ने उसे आवाज दी, मुन्नी, जा रघु काका से कह कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ा समय चाहिए। उनसे कह कि उनके बनाए घड़े में मैंने पानी रखा है, वो कभी सूखता नहीं। पापा, अम्मा ने मना किया है आपसे बात करने को।
पर मैं रघु काका से जरूर मिलूंगी। वो मुझे मिट्टी की गाय बनाकर देते हैं ना। वो गाय मेरे पास है, उसने कभी दूध नहीं दिया, पर वो सच्ची है। मुन्नी भागी भागी चबूतरे तक आई, रघु उसे देखकर मुस्कुराया। उसने एक गीली मिट्टी ली और उसकी हथेली पर रखकर एक छोटी सी गाय बनानी शुरू कर दी। मुन्नी ने रघु के कान में जाकर कहा, हालांकि रघु सुन नहीं सकता था, पर मुन्नी को ये नहीं पता था। रघु काका, पापा रो रहे थे, अम्मा बहुत गुस्सा कर रही थी, पर मैं जानती हूँ आप अच्छे हैं। आप बोलते नहीं, पर आपकी आंखें हंसती हैं। रघु ने मुन्नी के बालों को सहलाया, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मिट्टी की घंटी निकाली, जिसे उसने 3 दिन पहले बनाया था। उस घंटी पर 3 बरगद के पत्ते बने थे। उसने वो घंटी मुन्नी को दे दी। मुन्नी खुशी से उछल पड़ी और वापस भाग गई। उधर सरपंच के कोठे पर अब एक नई योजना बन रही थी। मुंशी ने बताया कि भोलू को घर में कैद कर दिया गया है। सरपंच ने तुरंत अपने एक आदमी को भेजा, काले सिंह को। जा, भोलू से मिल, उसे लालच दे, कह कि अगर वो रघु के खिलाफ पंचायत में बयान दे दे कि रघु ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, तो हम उसे 2 किला जमीन देंगे और नहर का पक्का पानी। जी सरपंच जी, पर भोलू तो रघु का जिगरी दोस्त है। दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती काले सिंह, भूख की कीमत होती है, और भोलू अब भूखा है। काले सिंह ने भोलू के घर का दरवाजा खटखटाया। गीता ने दरवाजा खोला। भोलू अंदर बैठा था। काले सिंह ने सरपंच का प्रस्ताव रखा। भोलू चुप रहा। गीता की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। तू सुन रहा है ना भोलू? 2 किला जमीन, हाँ 2 किला जमीन। तो कल पंचायत में जाकर बोल दे क्या रखा है इस रघु में। वो तो बहरा है, बहरा, उसे पता भी नहीं चलेगा। गीता, तू चुप रह। मैं रघु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। जा, काले सिंह, सरपंच से कह दे कि भोलू की दोस्ती मिट्टी की तरह है। गीली हो तो घड़ा बन जाती है, सूखी हो तो पत्थर, पर झूठी कभी नहीं। काले सिंह मुंह बनाकर चला गया। गीता ने भोलू के सामने एक खाली थाली पटक दी और बोली, भूखा मर। भोलू ने थाली उठाई और चुपचाप कोने में रख दी। तभी मुन्नी ने आकर भोलू की गोद में वो मिट्टी की घंटी रख दी। भोलू ने घंटी बजाई। कोई आवाज नहीं थी क्योंकि वो पकी नहीं थी, पर भोलू को वो आवाज सुनाई दी, रघु की चुप्पी की आवाज। उसने घंटी को अपने दिल से लगा लिया। रात को रघु ने एक बड़ा सा घड़ा बनाया। उस घड़े पर 3 बरगदों की जड़ें बनी थीं, जो आपस में गूंथी हुई थीं। उसने घड़े के अंदर पानी भरा और उसमें अपने दोनों हाथ डुबो दिए। उसने महसूस किया पानी ठंडा था, पर उसकी उंगलियां गर्म थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, जो सुनता है वो डर जाता है, जो देखता है वो समझ जाता है। मैं सब देख रहा हूं। बेटा, तू घड़ा बना रहा है या अपनी जिंदगी को संजो रहा है? चल, आज मैं तुझे नहलाऊंगी, बचपन की तरह, फिर रोटी खाएंगे। रघु ने बुआ की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसने पानी से अपना चेहरा धोया। उस रात उसने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो बोल नहीं सकता, पर वो बना सकता है, और उसकी बनाई हर चीज एक गवाह होगी। सरपंच के झूठ की, गीता के लालच की, और भोलू की सच्चाई की। सुबह की पहली किरण ने अभी अभी तीनों बरगदों के सबसे ऊंचे पत्ते को चूमा था कि रघु अपने चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसने पूरी रात नींद नहीं ली थी। उसके आसपास मिट्टी के बिखरे टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी ने कोई अधूरा सपना तोड़ दिया हो। पर रघु के हाथों में एक नया घड़ा आकार ले रहा था। ये घड़ा अलग था। इसकी दीवारें पतली थीं, लगभग पारदर्शी, और इसके ऊपर उसने 3 बरगदों की जड़ों को इतनी बारीकी से उकेरा था कि वे जैसे जमीन के अंदर भी उतर रही हो। बेटा, तूने सारी रात जग कर यह घड़ा बनाया। तेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, अब थोड़ा आराम कर। हथेली घड़े के ऊपर फेरी और फिर अपने दिल पर रख ली। यानी ये घड़ा मेरा दिल है। बुआ समझ गई।
वह चुपचाप बैठ गई और रघु को बनाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक डर भी था और एक गर्व भी, क्योंकि उसे पता था रघु जो भी बना रहा है वो सिर्फ मिट्टी का खिलौना नहीं है। इसी बीच गांव के मुख्य चौराहे पर सरपंच मथुरा सिंह ने ढोल बजवा दिया। उसके आदमी ने ऐलान किया, सुनो सुनो गांव वालों, कल पंचायत है। रघु कुम्हार पर आरोप है कि उसने सरकारी पट्टी पर कब्जा कर रखा है। जो भी सच जानता है वो आकर बोले, जो नहीं आएगा वो दोषी समझा जाएगा। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। लोग जानते थे कि रघु ने कभी किसी की जमीन नहीं ली, पर सरपंच के सामने कौन बोलता? जिसकी जितनी बोल्डी थी उतनी ही चुप्पी। कुछ औरतों ने बुआ से कहने की कोशिश की, नहीं, हम भागेंगे नहीं। जो सच है वो सच है। रघु ने कभी झूठ नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूंगी। जो होगा देखा जाएगा। उधर भोलू के घर में तूफान था। गीता ने मुन्नी को स्कूल नहीं भेजा था। वो खुद रघु के खिलाफ बयान लिखवाने सरपंच के पास गई थी। भोलू ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गीता, तू कहाँ गई थी? तूने सरपंच से मिलकर क्या कर दिया? तू नहीं करता तो मैंने कर दिया। कल पंचायत में मैं बोलूंगी कि रघु ने मेरे पति यानी तुझे धमकाया था। तू झूठ बोलेगी रघु पर, जिसने कभी किसी का बाल बांका नहीं किया? मुझे जमीन चाहिए भोलू, सच नहीं, जमीन। भोलू ने गीता के चेहरे की ओर देखा। उसे लगा जैसे ये औरत उसकी पत्नी नहीं, कोई अजनबी है। उसने अपनी बेटी मुन्नी को बुलाया और उससे कहा, मुन्नी, तू जा रघु काका से कह कि कल की पंचायत में वह अपना वह घड़ा लेकर आए जो उसने 3 बरगदों के नीचे रखा है। वह घड़ा बोलेगा। पापा, घड़ा कैसे बोलेगा? उसका तो मुंह नहीं होता। बेटा, रघु काका ने जो बनाया है वह बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। मुन्नी दौड़ी दौड़ी रघु के पास गई। रघु उस वक्त अपने घड़े को आखिरी रूप दे रहा था। उसने देखा मुन्नी आई है। उसके हाथ में वही मिट्टी की घंटी है जो उसने दी थी। मुन्नी ने भोलू की पूरी बात इशारों में समझाने की कोशिश की, पर वह जानती थी कि रघु सुन नहीं सकता। तो उसने रघु के सामने वे घड़ा रखा जो उसने बनाया था और फिर अपने दोनों हाथों को घड़े के पास ले जाकर बोलने का नाटक किया। रघु समझ गया। उसने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। उस रात सरपंच के कोठे पर बैठक थी। उसके भाई ठाकुर यशपाल सिंह शहर से आए थे। वह एक बड़े ठेकेदार थे। उन्होंने सरपंच से कहा, मथुरा, ये रघु कौन है? इतनी चर्चा क्यों? भाई साहब, यह एक गूंगा बहरा कुम्हार है, पर इसकी जमीन गंगा जमुना के दोआब में 5 किला उपजाऊ। अब इस मूक बधिर से जमीन लेना तो जैसे बच्चे से लड्डू छीनना, पर थोड़ी नाटकबाजी करनी पड़ रही है। नाटकबाजी मत कर, सीधे दबा। गांव में तेरा ही राज है। कल पंचायत में फैसला करा दे। मुझे वह जमीन अगले महीने तक चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। कल उस बुढ़िया और उस गूंगे की ऐसी धुनाई होगी कि वे खुद ही जमीन छोड़कर भाग जाएंगे। उधर बुआ रघु के घर में दिया जला रही थी। उसने देखा रघु अपने घड़े के पास बैठा है और घड़े की दीवारों पर अपनी उंगलियों से थपथपा रहा है। एक एक थपकी से घड़े में हल्की सी गूंज उठती। बुआ ने पूछा, बेटा, तू क्या कर रहा है? रघु ने बुआ की तरफ देखा। फिर उसने घड़े के अंदर थोड़ा पानी डाला। पानी धीरे धीरे घड़े की दीवारों से रिसने लगा, पर एक जगह से पानी रिस रहा था जहां उसने जड़ें उकेरी थीं। बुआ ने देखा वह दरार कोई दरार नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित छेद था। रघु ने बुआ को इशारे से समझाया, यह घड़ा फूटा नहीं है, यह अपने आप बोलता है। जैसे मैं बोल नहीं सकता, पर मेरी मिट्टी बोलती है। तू चाहता है कि कल पंचायत में यह घड़ा सबके सामने रखा जाए और इससे पानी रिसेगा? रघु ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उंगली उस छेद पर रखी जहां से पानी रिस रहा था, और फिर उसी उंगली को अपनी आंखों के पास ले गया। बुआ की आंखें भर आईं। वह समझ गई थी। रघु कह रहा था, सच्चाई का पानी कभी नहीं रुकता, चाहे तुम कितना भी दबाओ, वह कहीं ना कहीं से रिस ही जाता है। पंचायत वाले दिन की सुबह आई। आसमान में बादल थे, हवा में नमी थी। तीनों बरगदों के पत्ते जोर जोर से सरसरा रहे थे, मानो किसी को चेतावनी दे रहे हों। चबूतरे पर सरपंच, 5 पंच और गांव के करीब 300 लोग जमा हो गए।
बीच में एक खाली जगह थी जहां रघु और बुआ को खड़ा किया गया था। रघु के हाथ में वही घड़ा था, पतला, पारदर्शी, 3 बरगदों की जड़ों से उकेरा हुआ। सरपंच जी, पंचों जी और गांव के लोगों, आज इस पंचायत का मुद्दा गंभीर है। रघु कुम्हार पर आरोप है कि उसने सरकारी पट्टी नंबर 12 पर कब्जा कर लिया है। वहां वह मिट्टी खोदता है और बर्तन बनाता है। हमारे पास गवाह हैं। पहले गवाह गीता, जो भोलू की पत्नी है। गीता आगे आई। उसने साड़ी के आंचल से आंखें पोंछी। नाटकीय अंदाज में उसने बोलना शुरू किया। सरपंच जी, मैं सच बताऊंगी। हाँ, मेरे पति भोलू रघु के दोस्त थे, पर रघु ने उन्हें बहुत परेशान किया। उसने मेरे पति को धमकी दी कि अगर उन्होंने सरकारी जमीन के बारे में कुछ बताया तो वह उन्हें मार डालेगा। मेरे पति बेचारे डर के मारे चुप रहे, पर मैं औरत हूं ना, मुझे डर नहीं है। रघु चोर है, चोर, जमीन हड़पने वाला। हाँ। गीता की बात सुनकर भीड़ में से कुछ लोगों ने धिक्कार है के नारे लगाए। कुछ चुप थे। भोलू, जो पंचायत के अंतिम कोने में बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह आगे बढ़ा। सरपंच जी, यह औरत झूठ बोल रही है। ये मेरी पत्नी है, पर यह सच नहीं बोल रही। रघु ने कभी किसी को धमकी नहीं दी। ये सब सरपंच की साजिश है। भोलू, तू तो रघु का दोस्त है, तेरी गवाही मान्य नहीं। चुप बैठ। सरपंच जी, मैं बोल सकती हूँ। तू बुआ है रघु की, तेरी बात भी मान्य नहीं। अगला गवाह लाओ। रघु सब कुछ देख रहा था। उसने देखा गीता का झूठ, सरपंच की मुस्कान, भोलू का दर्द और बुआ की बेबसी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े घड़े की तरफ देखा। उसने धीरे से घड़े को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। भीड़ चुप हो गई। सब उसे देखने लगे। रघु ने घड़े को जमीन पर नहीं पटका, बल्कि उसने घड़े को धीरे धीरे झुकाया और उसमें से पानी डालना शुरू कर दिया, एकदम उसी छेद से जहां से वह रिश्ता था। पानी चबूतरे पर फैलने लगा, पर पानी साफ नहीं था। उसमें मिट्टी घुली हुई थी। वह लाल भूरे रंग का था। रघु ने घड़े को जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी उंगली उसी लाल पानी में डुबोई और चबूतरे पर 3 बरगदों की आकृति बनानी शुरू कर दी। एक एक करके 3 पेड़ बन गए। भीड़ सन्न थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। बुआ ने आगे बढ़कर कहा, यह घड़ा रघु ने खुद बनाया है। इसकी दीवारें पतली हैं, पर यह फूटा नहीं है। यह सिर्फ उसी जगह से पानी छोड़ता है जहां उसने 3 बरगदों की जड़ें बनाई हैं। यानी जहां सच होता है वहां दरार अपने आप बन जाती है। रघु बोल नहीं सकता, पर उसकी मिट्टी बोल रही है। यह सरपंच और उसके साथियों का खून नहीं है। यह रघु के माँ बाप की उस जमीन का रंग है जिसे छीनने की साजिश हो रही है। बुआ की बात सुनकर पूरी पंचायत सन्न रह गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ ने सरपंच की तरफ देखा। सरपंच ने अपनी कुर्सी पकड़ ली। उसने मुंशी से कुछ कहा। मुंशी ने कहा। तभी भोलू खड़ा हुआ। सरपंच जी कहते हैं ये कोई सबूत नहीं है। मिट्टी का पानी और घड़ा, ये क्या गवाही हुई? ठोस सबूत चाहिए। उसने अपनी जेब से कागजों का एक बंडल निकाला। वह कांपते हाथों से सरपंच के पास गया और बोला, ये लो सरपंच जी, ठोस सबूत। ये वह कागज है जो तुम्हारे मुंशी ने गलत बनवाया था, पर उस पर तुम्हारी मुहर है और गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं, जो मैंने नहीं किए। मैंने आज सुबह जिला मजिस्ट्रेट साहब को पत्र लिख दिया है। तुम्हारी सारी साजिश खुल जाएगी। सरपंच का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी कुर्सी डगमगा गई। उसने भोलू की तरफ देखा, जैसे कोई सांप को चला गया हो। भीड़ में हलचल मच गई। कोई चिल्लाया, सरपंच जी शर्म करो, तो कोई बोला, रघु सच्चा है। रघु उसी जगह खड़ा रहा। उसके हाथ अब खाली थे। खड़ा चबूतरे पर रखा था और उसका पानी अब पूरी तरह रिस चुका था। केवल मिट्टी की लाल भूरी निशानियां बची थीं, 3 बरगदों की। रघु ने ऊपर देखा। पेड़ों ने अपनी जटाएं हिलाई। हवा तेज हो गई। बादल गरजे और फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहली बूंद रघु के गाल पर गिरी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भाई, तूने जीत लिया। तेरी चुप्पी ने हम सबको बोलना सिखा दिया। भोलू उसके पास आया
और उसने रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु ने भोलू की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। भोलू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश में दोनों गले मिले रहे। कोई शब्द नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। उधर गीता अकेली खड़ी थी। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? रघु काका तो मुस्कुरा रहे हैं। बेटी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू ही बची है मेरे पास। अम्मा, तुम रघु काका से माफी मांग लो। वो गुस्सा नहीं करते, वो तो मुझे हमेशा हंसकर देखते हैं। बारिश में उसका मेकअप बह गया था, उसकी साड़ी भीग गई थी। लोग उसे घूर रहे थे, कोई उसके पास नहीं आ रहा था। वह रोने लगी, पर अब नाटक नहीं, सच में। बुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये कहानी है एक मूक बधिर कुम्हार की, जिसने अपनी चुप्पी से सबको बोलना सिखाया। ये कहानी है 3 बरगदों की, जिनकी जड़ें सच्चाई में उतरी थीं। और ये कहानी है उस मिट्टी की जो कभी झूठ नहीं बोलती।